वालेकुम सलाम मैम, क्या अस्सलाम वालेकुम अच्छा वो जो वो करना है, पेपर अपलोड करना है, वो पेपर अपलोड मैंने ही करना है ना जीसीआर में? जी 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 जी, वो तो बना हुआ था। हाँ जी हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और पेपर वो वैसे तो शेड्यूल वगैरह वो मेरा ख्याल है मुझे ईमेल कर देंगे। जी जी ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ जी ठीक है ठीक ठीक है। सही। हम्म। चलिए वो उन्होंने मेल की भी होगी, वो मैं उसमें देख लेता हूँ कि हाँ जी हाँ जी ठीक है ठीक है। कुछ और हुआ फिर मैं आपको कॉल कर लेता हूँ। फिलहाल तक तो और नहीं, बस मैंने ये पूछना ये था कि मैंने हुमायूं साहब को, ठीक है, हुमायूं साहब को मैंने कहा कि मैंने 3 पेपर्स बनाए थे तो मैंने भेज दिए। ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू मैम। तो ये बाकी लोग क्यों नहीं आए अभी तक? सर ग्रुप में मैसेज किया आ रही। ठीक है, वैसे तो मैंने दानियाल को ही मैसेज भेज दिया था कि वो लिंक वो पुराना वाला ही है। तो अभी तक कोई ऐसी चीज जो कि आप लोगों ने कुछ सवाल पूछना हो? तो जब तक बाकी लोग फिर ज्वाइन करते हैं हमें, तो वैसे तो यह है कि बात मुझे फिर रिपीट करनी पड़ेगी, लेकिन अ, अच्छा, लेकिन उसमें जो चीज़ एक आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी वो ये थी कि पेपर मैंने बनाए हैं 2 या 3, टोटल आप लोग हैं 11। तो ये भी हो सकता है कि कुछ 1-2 लोगों का पेपर मिल रहा हो, ये भी हो सकता है कि लोगों के पेपर ना मिल रहे हों।
ये भी हो सकता है कि आपको देखने में पेपर जो है वो सेम लग रहा हो, लेकिन पेपर सेम शायद ना हो। तो ये मैं फाइनल पेपर की बात कर रहा हूँ, मॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। मॉक तो 1 घंटे का है ना? जी सर। ये दानियाल बोला था, ये हाँ ये सर किया था, नो सर किया था, क्या किया था? जी सर। अच्छा जी सर, यस सर किया था। ठीक है, तो मॉक में भी सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है, लेकिन फाइनल में तो बहरहाल पेपर्स जो हैं वो 2-3 बने हैं। तो बजाय इसके कि आप लोग शहरीन या उमर या अस्मा या हमारा के ऊपर आप रिलाई कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि वो जो पेपर हमें बताएंगे उनके साथ मिलके हम कॉपी कर लेंगे, टाइम क्योंकि थोड़ा सा कम होगा, तो कोशिश कीजिएगा कि आप तैयारी अपनी खुद ही करें और पेपर जो है वो उसके लिहाज से दे दें। इट पेपर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जो फाइनल पेपर है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉक एग्जाम्स। कोई शेड्यूल आया है मॉक एग्जाम्स का कि कब है, मेरा वाला कब है? सर इनकी तरफ से तो कोई शेड्यूल नहीं आया सच, मतलब टीचर्स ही अनाउंस कर रहे हैं। जैसे मंडे को हमारा स्टैट्स का है और ट्यूसडे को पीओएम का है, थर्सडे को इकोनॉमिक्स का आई थिंक। हम फिर अपना फ्राइडे को रखें। फ्राइडे ठीक रहेगा मेरे ख्याल में। बाकियों से पूछ लें, फ्राइडे वैसे शायद ठीक ही है। चलें फ्राइडे, अगर बाकी कोई बड़ा और ना हुआ, फ्राइडे जो है वो हम डन देते हैं। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने कहा फ्राइडे जो है वो डन मैं कर रहा हूँ। हाँ, और जो फाइनल पेपर होगा वो मैं कुछ बता रहा था, पता नहीं आप लोगों के साथ पहले डिस्कशन हुई है इस मामले में कि नहीं हुई है। इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ questions that we have attempted in our online classes plus questions जो कि हमें मॉक एग्जाम्स में दिए गए हैं, प्लस जो अनसीन क्वेश्चंस हैं जो कि टॉपिक तो हमने किया हुआ होगा, उससे रिलेटेड मिडिल क्वेश्चंस तो हमने किए हुए होंगे, लेकिन हमने एग्जैक्टली वो क्वेश्चन नहीं किया हुआ होगा। इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। तो मॉक टेस्ट अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, मैंने आपसे कहा था कि आपसे मैं आपसे एक नहीं 2 मॉक एग्जाम्स जो हैं वो मैं आपसे कंडक्ट करूं, इफ़ दे अलाउ मी, तो ये काम जो है वो मैं करूंगा। 2 मॉक एग्जाम्स हो जाए हमारे, ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए। उन 2 मॉक एग्जाम्स में से 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपके फाइनल में होंगे। 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि सीन होंगे, पहले हमने किए हुए होंगे, और 2 या 3 सवाल ऐसे होंगे जो कि टोटल जो है वो ऑल इन ऑल 6 क्वेश्चन हैं मेरा ख्याल आपके पेपर में। तो 1/3 मॉक बेस होगा, 1/3
वो क्वेश्चन होंगे जो अटेम्प्ट किए हुए हैं, 1/3 वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अनसीन हो सकते हैं। तो टोटल 6 हुए ना? टोटल 6 क्वेश्चन थे। तो लेकिन ठीक वो है। थोड़ा सा ना ये परसेंटेज वगैरह आगे पीछे हो सकती है, तो ये मत कहिएगा कि सर आपने कहा था कि 2 होंगे तो आपने 3 इस तरह दे दिए। वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हिसाब किताब हो सकता है, लेकिन मेरा जो जहन में रखते हुए जो मैंने पेपर बना के और मैं इनको भेज चुका हूँ, उसमें जो मुझे याद आ रहा है तो मैंने कुछ इस तरह का काम किया हुआ है। ठीक है। ठीक है सर। मेरा ख्याल है कि जितने लोगों ने आना था वो शायद आ चुके हैं। वैसे भी 18 मिनट हो गए हैं, तो आई थिंक हमें काम जो है स्टार्ट कर देना चाहिए। इन्वेंटरीज का टॉपिक आपने अपनी सजेशंस में भी लिख के भेजा हुआ था। इन्वेंटरीज में से लास्ट टाइम हमने क्या चीज पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में? अगर इन्वेंटरी की फिगर मिसिंग हो, क्या चीज? आवाज कट रही थी। आवाज कट रही थी? अच्छा, वो बस कोई थोड़ा सा नेट का इशू होगा। मैंने कहा हाँ। लास्ट टाइम हमने इन्वेंटरीज के क्वेश्चंस कौन से किए थे? सर एक ही दानियाल? सवाल किया था अभी हमने। हाँ, वही बस वो उससे मिलते जुलते ही बाकी सवाल हैं 11 से लेके। और वो क्वेश्चंस ये थे कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की फिगर मिसिंग हो तो फिर उसको कैलकुलेट कैसे करते होते हैं। गूगल क्लासरूम पे मेरा ख्याल है कल रात को मैंने अपलोड कर दिए हैं वो लेक्चर भी जो और उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप समझते हैं कि उसके बारे में आपको वो चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो या तो अभी बता दें या फिर ये है कि बाद में बता दीजिएगा। तो उस पे भी प्लान है मेरा कि छोटे छोटे से जो लेक्चर्स हैं वो बना के क्वेश्चंस के ऊपर, थ्योरी के ऊपर नहीं, क्वेश्चंस के ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँ। सर क्वेश्चन एक था, आपने क्विज में एक दिया था हमें, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी। जिसमें मिसिंग टेबल सा बना हुआ है और उसमें मिसिंग फिगर्स फाइंड करनी है, आ गया वो जी, अगर करा दें। आ गया जी यार। वो ये है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की फिगर ना बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर हुआ करती है, उसमें ये क्वेश्चन था जी ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट रिपोर्टिंग का। इसमें होता यूं है कि अगर जो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर जो है वो जानबूझ के या गलती से अगर उसको वो किया जाए, मैनिपुलेट किया जाए, चेंज किया जाए, उसकी वजह से आपके प्रॉफिट पे इफेक्ट आ सकता है, आपका प्रॉफिट चेंज हो सकता है अगर क्लोजिंग स्टॉक की फिगर जो है वो चेंज की जाए। तो होपफुली आपको अस्मा से हम पूछ ले रहे हैं कि अस्मा को क्या ये याद है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, आवाज जरा थोड़ी सी वो अच्छा, आवाज मेरी आ रही है? सर ठीक। आपके बाद चली गई थी बीच में। हाँ, वो सर बीच आप वो जब आप समझाने लगते हैं तो आवाज आपकी कट जाती है दादी। अच्छा, मैं बीच में असल में इसीलिए रुका था कि मुझे यहाँ पे लिखा हुआ नजर आना शुरू हो गया था कि और इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। तो जब ये लिखा हुआ नजर आना शुरू कर दे तो फिर वो आवाज ब्रेक होना शुरू कर देती है, तो मैं फिर बीच बीच में बाज दफा इस वजह से खुद ही रुक जाता हूँ कि जैसे ही वो मैसेज गायब हो तो फिर मैं बात करना शुरू करूँ ताकि वो ना हो। तो हाँ जी, तो क्लोजिंग स्टॉक आसमा से मैं पूछ रहा था। आसमा है कि अस्मा है? अस्मा। अस्मा। तो अस्मा से हम पूछ रहे थे कि क्लोजिंग स्टॉक की जो फिगर है
उसका जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और उसका प्रॉफिट के साथ रिलेशनशिप क्या होता है? सर, आपने हमें पिछले क्लास में बताया था कि ऑपोजिट रिलेशन होता है इनका। अच्छा, मैं ये भी बता चुका हूँ। चलें, गुड, अच्छी बात है। किस किस के साथ किसका रिलेशनशिप ऑपोजिट होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का इसके साथ क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ। नहीं। हाँ ठीक है, हाँ, यस सर। सही है। और क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ रिलेशनशिप क्या होता है? वो हमारा डायरेक्ट होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है, बिल्कुल सही है। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम करेंगे चेंज, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को हम चेंज करें, जानबूझ के करें या गलती से हमसे हो जाए, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो चेंज हो सकता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यार एक तो ये बहुत बड़ा मसला है, इसमें कंट्रोल ही नहीं होता। अब इसी चीज के ऊपर ये बेस करा हुआ जो है वो क्वेश्चन है, अ, जिसका मैंने आपसे जो है वो क्विज भी दिया था। A manufacturer can chisel on its income taxes by cheating on inventories, कि वो अपने जो इन्वेंट्रीज की वैल्यू को अगर मैनिपुलेट करें, तो इन्वेंट्रीज की वैल्यूज को मैनिपुलेट करने की वजह से, जैसे हमने अभी अस्मा ने भी हमें बात बताई कि जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक की वजह से, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होती है, तो क्लोजिंग स्टॉक की वजह से प्रॉफिट्स बढ़ भी सकते हैं अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आप बढ़ाएंगे, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को अगर आप कम करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरर कैन चिजल मींस ही कैन चीट on his income taxes by a manufacturer can chisel on his income taxes by cheating on entries। chisel भी cheating ही होती है, मेन मीनिंग दोनों का जो है वो सेम है। तो ऑब्वियसली अगर वो अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को चेंज करेगा तो उसकी वजह से प्रॉफिट उसका कम भी हो सकता है, जिसकी वजह से अगर प्रॉफिट ही कम होगा तो फिर ऑब्वियसली उसको टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। By hiding about 5 lakh out of a 2.5 million इन्वेंट्री, 25 लाख में से अगर वो 5 लाख हाइड कर दे, मीन्स कि वो 5 लाख से वैल्यू कम कर दे, तो उससे क्या होगा कि उसके इनकम टैक्सेस वगैरह हैं वो उसके कम हो जाएंगे। However, when it's time to borrow, businessmen want their profits and assets to look fat। ऑब्वियसली जब आपने लोन लेना है तो आप अपने आप को बहुत अच्छी पोजीशन शो करेंगे, बहुत अच्छा शो करेंगे बैंक के सामने, ताकि बैंक मुझे आसान कंडीशंस पे बैंक मुझे लोन दे। दे यूज डिफरेंट फिस्कल पीरियड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू देयर बैंक्स। तो जो वो अकाउंटिंग पीरियड है वो अब बैंक का जो वो है फिस्कल पीरियड या जो उसका अकाउंटिंग पीरियड है वो जुलाई टू जून चलता है। तो ये क्या कहेंगे कि ये अपना अकाउंटिंग पीरियड बैंक के अकाउंटिंग पीरियड से डिफरेंट रखेंगे। आफ्टर राइटिंग डाउन द इन्वेंट्री एज ऑफ December 31st, साल का जब एंड होने लगा December 31st, उसने अपनी इन्वेंट्री को राइट डाउन कर दिया। अभी हमें पता है कि इट्स टेक्निकल टर्म, जो राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज होता है वो हमारा से पूछे कि राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज कब हुआ करता है। हमारा है हमारे साथ
हमारा नहीं है? यस सर। हाँ जी, मैं क्वेश्चन जो था मेरा वो मैंने जो आपसे पूछा ये राइट था। डाउन ऑफ इन्वेंटरीज। हाँ जी, क्या होता है? सर एसिड एंड इन्वेंट्री एसिड का जो पोर्शन है वो हम एक्सपेंस कर देते हैं, तो उसको राइट डाउन ऑफ इन्वेंटरीज कह देते हैं। दोबारा से रिपीट करेंगे? सर जो एसिड का पोर्शन है ना, अच्छा, उसको हम एक्सपेंस कर देते हैं करंट अकाउंटिंग पीरियड में, तो उसको राइट डाउन इन्वेंटरीज कहते अच्छा। और दिलावेज बता सकती हैं कि ये क्या होता है? सर मुझे याद नहीं है, मैंने लिखा था लेकिन मैं भूल गई। तो सारे डर के भागी जा रहे हैं। सर नहीं, अरे मैंने अच्छा, वो आयशा भागी है डर के। इन्वेंट्री राइट डाउन क्या होता है दानियाल? हैं। सर ये सर आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस जो मतलब होते हैं। सर ये भी है ना कि जो हमारे गुड्स हैं वो लॉस्ट हो जाएं या स्टोल हो जाएं। अस्मा, सर जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो जाती है। ये कौन बोला? दस्तावेज। अच्छा, गूगल ये कह रहा है। मैंने नोट्स में लिखा था लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रहा नोट्स से। अच्छा, होता यूं है कि इन्वेंट्री जो होती है वो एक होती है उसकी कॉस्ट और एक होती है उसकी एनआरवी, जिसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमने कहा था। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो आसान सादा अल्फाज में क्या है? वो आसान सादा अल्फाज में नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो नेट सेल वैल्यू है। कैलकुलेट कैसे करते होते हैं ये मैं अभी बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में फिर पूछूंगा। नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट necessary to make the sale। ठीक है जी, तो आप इसको नेट सेलिंग प्राइस कह सकते हैं जब इसमें से तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो माइनस कर लिए जाएं तो जब हम अपनी इन्वेंट्रीज को नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे भी ना बेच पा सकते हों, जितने की हम 100 रुपए की इन्वेंट्री हमने खरीदी है, अगर हम उसको 100 रुपए पे भी नहीं बेच सकते, 100 रुपए पे भी नहीं बेच सकते, तो इसका मतलब है कि हमारी जो इन्वेंट्रीज हैं उसके ऊपर हमें लॉस हो गया और उस लॉस को इन्वेंट्री राइट डाउन कहते हैं। ₹100 की मैंने खरीदी थी, 85 रुपीज की अगर मैं उसको बेच सकता हूं, अगर मैं उसको 85 का बेच सकता हूं,
100 रुपीज की मैंने खरीदी थी और अब वो सिर्फ 85 की बिक सकती है, तो जो 15 रुपीज का मुझे लॉस हुआ है उस लॉस को, अच्छा ये इसको यार उसको इन्वेंट्री राइट डाउन कहते हैं। जब आप ये 15 रुपीज का लॉस रिकॉर्ड करेंगे और इन्वेंट्री को बजाय 100 रुपीज पे रिकॉर्ड करने के जब आप उसको 85 रुपीज पे रिकॉर्ड करेंगे, बजाय 100 रुपीज पे रिकॉर्ड करने के 85 रुपीज पे रिकॉर्ड करेंगे, तो 15 रुपीज से जो आपने इन्वेंट्री की वैल्यू को राइट डाउन किया है, 15 रुपीज से जो आपने इन्वेंट्री की वैल्यू को राइट डाउन किया है, ये लॉस है आपका। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है, बात यहाँ से शुरू हुई थी और बात कहीं और ही निकल गई कि आफ्टर राइटिंग डाउन द इन्वेंट्री एज ऑफ December 31st, we writes it up 6 months later when fiscal year ends. आराम से बहाना बनाया कि अब ये वैल्यू, अब ये इन्वेंट्री बिक नहीं सकती है और इसकी एनआरबी इसकी कॉस्ट से कम है, तो लॉस रिकॉर्ड कर लिया, इन्वेंट्री की वैल्यू कम कर दी क्लोजिंग इन्वेंट्री की, ताकि प्रॉफिट कम हो जाए और टैक्स कम पे करना पड़े, और बाद में उसकी वैल्यू बढ़ा दी। Writes it up 6 months later when the fiscal year ends, जब वो बैंक की उसकी एंड की बारी आई, तो आपने अपने एसेट्स को दोबारा बढ़ा के, क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि एसेट होता है, वैल्यू आपने दोबारा बढ़ा दी ताकि आपकी पोजीशन बैंक की नजर में बहुत अच्छी हो जाए। इन दिस वे he underpays the tax authorities and impresses the banker. दोनों को बेवकूफ बना लेता है, टैक्स अथॉरिटीज को भी और बैंकर को भी। अब ओपनिंग इन्वेंट्री जो उन्होंने दी है, ओपनिंग इन्वेंट्री जो दी है ऑनेस्ट रिपोर्टिंग में, वो 30 लाख है, परचेजेस 10 मिलियन है, ओपनिंग इन्वेंट्री 3 मिलियन, परचेजेस 10 मिलियन, 1 करोड़, क्लोजिंग इन्वेंट्री 2.5 मिलियन। तो 30 मिलियन से में से 2.5 मिलियन माइनस किए जाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 10.5 मिलियन आ जाएगा। 10.5 मिलियन जो है उसके ऊपर टैक्स लगता है, उसके ऊपर टैक्स लगता है 40%। ये इन्होंने जो रेट हमें दिया हुआ है वो हम लगाएंगे उसके ऊपर। तो 10.5 मिलियन के ऊपर जब आपने 40% टैक्स लगाया तो ये 42 लाख रुपीस बन गए। अच्छा, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि यही जो क्लोजिंग इन्वेंट्री इस ईयर की थी वो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। तो ये हमारा हो गया पहला, ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन मार्क। एक साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, दूसरे साल की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, और दूसरे साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 25 लाख की है। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होगी वो
10 मिलियन ही रहेगी। जो 12.5 मिलियन में से 2.5 मिलियन माइनस कर लेंगे तो 10 मिलियन ही हमारे पास हो जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और 10 मिलियन का 40% जो है वो 4 मिलियन जो है हमारे पास आ गया टैक्स। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। और टोटल टैक्स जो उसने 2 साल में कंबाइंड पे किया है 82 लाख का। अच्छा जी, अब अगर डिसऑनेस्ट रिपोर्टिंग हो तो क्या हो? डिसऑनेस्ट रिपोर्टिंग में 3 लाख ओपनिंग इन्वेंट्री वैसी रही, 10 मिलियन वैसे रहा। इन्वेंट्री में इसने जैसे थोड़ी देर पहले की थी, बाय हाइडिंग अबाउट 5 मिलियन आउट ऑफ 2.5 मिलियन इन्वेंट्री, तो 25 लाख में से 5 लाख रुपए से उसने इन्वेंट्री राइट डाउन कर दी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कि 10.5 मिलियन होनी चाहिए थी, अब वो 11 मिलियन हो गई है। 1 करोड़ 5 लाख के बजाय अब वो 1 करोड़ और 10 लाख हो गई है। इसके ऊपर जो टैक्स बनेगा 40% के हिसाब से 44 लाख बन गया। सर वो ऐसा क्यों करेगा, उसे टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है डिसऑनेस्ट में। अगर आप ये देखें तो ये टैक्स सेविंग्स हैं, ये टैक्स की अमाउंट नहीं है। तो यहाँ पे उसको 42 उसकी लाख अगर की सेविंग हो रही थी, तो यहाँ पे उसको 44 लाख की सेविंग हो रही है, टैक्स में सेविंग हो रही है। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पे वो उसको 2 लाख रुपए बेसिकली बच रहे हैं। जी। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन मार्क। जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री को ही राइट इट अप दोबारा, और यहाँ पे जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी वो हमारे पास 95 लाख, और 95 लाख का जो 40% है ये कितना आएगा? $38 lakh। 38। ये हमारा हो गया एक और क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हो गया एक और क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन मार्क जो है, अच्छा ओवरऑल टैक्स ये कितना पे कर रहा है? 44 और 38 82 लाख ही पे कर रहा है। जी। तो क्या फर्क हुआ फिर दोनों में? ओवरऑल टैक्स तो उतना ही पे हो रहा है। तो फिर इतनी डिसऑनेस्ट रिपोर्टिंग का फायदा क्या हुआ कि अगर टोटल टैक्स उतना ही पे करना है? दानियाल की कॉल ड्रॉप हो गई है। चले मैं बता देता हूं। पहला फायदा तो उसको ये हुआ कि उसने
जिस साल में बाज़ दफ़ा बिजनेसेस के ऊपर हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं, मसलन अभी कोरोना आया हुआ है, सबके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। सपोज के इन ख़राब हालात में जानबूझ के मैनिपुलेशन की वजह से उसने अपनी सेविंग कर ली, पैसे बचा लिए, कुछ अरसे बाद उसने इन्वेंट्री को दोबारा वापस असल पोजीशन में लाके बैंक के सामने अपनी सिचुएशन अच्छी कर ली। और जब टैक्स वाले आए, मैंने कहा कि यार मेरे ऊपर आप जुर्माना ना लगाएं, क्योंकि ओवरऑल जितना टैक्स आपको बनता था उतना तो मैंने आपको पे कर दिया। बात समझ में आई है कि नहीं आई? टैक्स अथॉरिटीज को भी खुश कर दिया या सेटिस्फाई कर दिया। देखें जी, जितना ओवरऑल टैक्स बनता था उतना ही पे किया, गवर्नमेंट को मैंने भी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन इन एक्चुअल सेंस उसने क्या किया है, तो साथ अपने हाथ में रख लिया। जिस साल पैसों की जरूरत थी, इस तरह की चीटिंग से उसने अपने पैसे बचा लिए। बैंक के सामने भी हालात बुरे होने के बावजूद बैंक के सामने भी अपनी रेपुटेशन को डाउन किया और दोबारा इसको मैनिपुलेट करके टैक्स अथॉरिटीज का भी जो ओवरऑल टैक्स बराबर कर दिया कि वो भी रोड़ा ना डालें। 2 दफा चीटिंग की, टैक्स फिर भी पूरा कर दिया। लेकिन किया क्या उसने, जिस साल वो खुद चाह रहा था कि मेरे पास कैश फ्लो जरा बेहतर रहे, उस साल उसने ये काम बूझ के किया है। एक दफा नहीं है, 2 दफा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ हद तक आई है सर समझ। सर थोड़ी लास्ट थोड़ी मिनट है, क्या चीज समझ में आई है? यही कि मतलब जिस ईयर में उसको पैसे की जरूरत थी तो उसने राइट डाउन करके अपनी इन्वेंट्री को वहां से पैसे सेव कर लिए, और फिर उसने जब वो उसने पैसे सेव कर लिए तो उसने नेक्स्ट ईयर में वही वापस जितने से उसने कम की हुई थी उसी से उसने वापस से अपनी इन्वेंट्री राइट अप कर ली, और टैक्स भी यानी उतना ही पे हो रहा है। आसान अल्फाज